मैंने अच्छा खासा सफ़र स्टार्ट किया था कि इतने में ज़फ़र की कॉल आ गई कि जी वो तवे रह गए हैं। और इन तवों की कहानी क्या है, एक लंबी कहानी है। तवे आ गए, वो तवे गाड़ी का फ्यूल टैंक तकरीबन खाली है और लंबे सफ़र के लिए ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम फ्यूल टैंक फुल करवाएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो ड्राइवर है जिससे आगे आपकी मुलाकात होगी, जो कि दोस्त है मेरा, तो वो कहता है कि मुझे वो गाड़ी चलाने में मज़ा आता है जिसका फ्यूल गेज जो है ना ये इस F से भी ऊपर। तो ये उसकी फरमाइश के मुताबिक F से हम ऊपर करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। जी तो गाड़ी का फ्यूल गेज जो है वो F से ऊपर हो चुका है ऑफिशियली, ये देखिए। और इसके बाद बाकायदा सफ़र जो है वो हमारा शुरू हो गया। जी दोस्तों, आखिर वो शाहकार आ गया जिसका इंतज़ार था, जिसका मैंने कहा था कि आगे से हम एक दोस्त को लेंगे। और कहते हैं कि यार ज़िंदा सोहबत बाकी, ये बड़ी लंबी मुद्दत बाद ये अपना ड्राइवर मेरे हाथ लगा। ज़फ़र अली शाह मेरे कुलीग भी हैं, छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। और ये वो दोस्त है कि इसको अगर रात के 3 बजे मैं उठा के कहूँ कि ज़फ़र चलो चलना है, तो ये नहीं पूछेगा कि कहाँ चलना है, कहता है चलो चाबी दो, और ये साथ चल पड़ता है। जब हम इकट्ठे रहते थे तो उस वक्त अक्सर ये होता था कि बैठे बैठे बोर हो रहे होते थे, वहाँ से कहता चलो कहीं चलें, कहते चलो। तो फिर हमारी ब्रेक कभी क्वेटा में लगती तो कभी कराची में लगती। तो अभी परसों मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा यार वज़ीरिस्तान चलें, रज़मत चलें, कहता है चलो। तो मैंने कहा चलो ईमेल करो, छुट्टी करो और चलते हैं। तो ज़फ़र कैसा महसूस हो रहा है एक बहुत मुद्दत बाद, लंबे अरसे के बाद दोबारा अपने असल जगह पे आके, मतलब ड्राइविंग सीट पे? मैं जैसे अपनी गाड़ी से उतरा, मैं अपने भाई, वो मुझे चूँकि ड्रॉप कर रहा था मोटरवे पे सैफ भाई के पास, मैंने कहा यार इसको देखो। मैं रास्ते में सोच के आया हुआ था कि मैं नहीं बैठूंगा ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि एक तो वो बोरिंग रास्ता, फिर वो भी ख़राब है कि रोड की हालत भी इस तरह है। मैंने कहा सैफ भाई को आज चलाने दो। मैं जैसे वो उस पर पहुँचा मोटरवे पे, ये ऑलरेडी पैसेंजर सीट पे शिफ्ट हो चुके थे। मैंने भाई को मैंने कहा लो इसको देख, ये तो उस तरफ बैठा हुआ है। बाहर भी नहीं निकला, मैंने यहीं से हैंड ब्रेक नीचे की, इसके ऊपर से गुजर गई। हाँ, तो वाकई एक्साइटमेंट मुझे कल, बल्कि 2 दिन से, जब से हमारे प्लान बना था परसों से थी कि काफ़ी अर्से के बाद इकट्ठे सफ़र करने का मौका मिलेगा, तो क्या बातें होंगी, क्या गपशप होगी। कुछ टॉपिक्स में जहन में सोच के भी आया हुआ था कि इन टॉपिक्स पे इंशाल्लाह लंबी बातचीत होगी, क्योंकि 5-6 घंटे का तो मेरे ख्याल में है रास्ता तकरीबन। तो चलें आप कंटिन्यू। तो दोस्तों इस वक्त हम मोटरवे पे रवाना हैं इस्लामाबाद से। मैं सवाबी की तरफ है, सवाबी इंटरचेंज से ज़फ़र को उठाया और अभी हम पेशावर जाएंगे और पेशावर से बन्नू, और वहाँ से पहले तो हमारा ख्याल था कि रात बन्नू में ठहरेंगे, लेकिन अभी एक और ऑप्शन आ गया है कि शायद हम रात के लिए मीरली पहुँच जाएँ। बहरहाल जैसी सूरत हाल बनती है आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। ये हम पेशावर पहुंच गए हैं, ये कोहाट रोड मोड़ है, और यहाँ से हमने कोई चीज़ लेनी है और इसके बाद दोबारा सफ़र शुरू करना है। इस वक्त 1:45 बज रहे हैं और मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि भूख लगे तो मेरा बीपी लो हो जाता है। अब देखते हैं भूख कहाँ तक बर्दाश्त करते हैं हम। जी दोस्तों, हमारा सफ़र एक दफ़ा फिर शुरू हो गया और ये एक ट्रक जा रहा है आगे, और इसका अगर मैं ये शेर दिखा सकूं, ये शेर पश्तो में लिखा है सरटिटी दे तारीख़ पपाण निश्ता। इसने वैसे गलत लिखा हुआ है, श्ता लिखा हुआ है, जो कि इसने मकसदी फ़ौत कर दिया। सरटिटी दे तारीख़ मतलब ये है कि तुम्हारी तारीख़ के औराक में तुम्हारा झुकना जो है वो बिल्कुल नहीं है। और
तुम उजड़ जाते हो और कभी आबाद हो जाते हो। वज़ीरिस्तान तुम भी अजीब हो। ये हम बन्नू पहुंच गए हैं। बन्नू में देख लें चीज़ों को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाता है। ये आगे जो एक मोटरसाइकिल रेड़ा जा रहा है, इस पे ड्रम अगर गिन लें तो मेरे ख्याल नहीं गिने जा सकते, क्योंकि हर ड्रम के अंदर फिर ड्रम है और फिर उसके अंदर फिर ड्रम है। तो इस वक्त हम बन्नू सिटी में हैं और हमारा प्लान जो है वो रात पहुंचना है मिरली तक। तो हम बन्नू सिटी को सीधा बीच में से निकलते हुए मिरली की तरफ चल पड़ेंगे। देखते हैं आगे चेक पोस्टों पे क्या सूरत हाल है। किसी ज़माने में एंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, बहरहाल पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। ज़फ़र आप थके तो नहीं है ना? आप फ्रेश हैं? मैं थकता नहीं हूँ। आप क्यों नहीं थकते? मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, आप सिगरेट नहीं पीते। ये नींद में सिगरेट नहीं पीते इसलिए ये थकते नहीं हैं। हाँ, ये हम अब ऑफिशियली मीरान शाह मिरली रोड पर रवाना हो चुके हैं और पहले बका खेल आएगा, बका खेल के बाद मिरली है। मिरली बन्नू से टोटल 34-35 किलोमीटर के फासले पर है और फिर उससे आगे 30 किलोमीटर पे मीरान शाह है जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है। इस वक्त मिरली तहसील हेड क्वार्टर है। ये वज़ीरिस्तान के पहाड़ हैं। अब हम ऑफिशियली वज़ीरिस्तान में हैं और ये सड़क किसी ज़माने में जब मैं यहाँ होता था 2009-10 में, तो ये सड़क बहुत छोटी और ख़राब हुआ करती थी। उसके बाद अब FW ने ये सड़क बनाई है और बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है। फासला तो इतना नहीं है, खैर बन्नू मीरान शाह टोटल 65-70 किलोमीटर बमुश्किल है, लेकिन तब 2-2.5 घंटे लगते थे। अब टाइम इतना नहीं लगता। अब मेरा ख्याल है हम 20-22 मिनट में मिरली पहुंच जाएंगे, जहां पे हमने रात गुजारनी है और उसके बाद सुबह फिर हमने निकलना है मीरान शाह और मीरान शाह से फिर हम आगे जाएंगे रज़मक की तरफ, वहाँ कुछ घंटे गुजारने के बाद। ये वज़ीरिस्तान के उस हुजरे की दीवार है अंदर की जहाँ हमने रात गुजारी है। और ये जो आपको दीवार में सुराख नज़र आ रहे हैं, कल मैं यहाँ जब पहले अंदर आया तो मैं इस पे हैरान था कि यहाँ पे ये ड्रिलिंग करने की क्या ज़रूरत थी, इतने सुराख करने की क्या ज़रूरत थी। बाद में पता चला कि यहाँ पे जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था तो उस दौरान ये चूँकि लोग घरों को लॉक करके और चले गए थे, तो इस दरवाज़े पे फायर करके खोला गया। और जैसे कि देख सकते हैं आप दरवाज़े की, पहले ये दरवाज़ा उल्टा था, यहाँ पे ये लगा हुआ था हैंडल जो है बोल्ट का, जो कि ज़ाहिर है टूट गया फायरिंग से, और उसके बाद दरवाज़े को खोल के और उल्टा करके चक्कर दे के इस तरफ कर दिया गया। तो यहाँ ये G3 के फायर लगे हैं दीवार को, और आप देख सकते हैं कि कंक्रीट की दीवार में G3 जो है वो कितने सुराख करता है। और शायद ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वज़ीरिस्तान के लोग फ़ौज से थोड़े से शाकी हैं। जी दोस्तों, तो हम रात मिरली में गुजार के और दिन को मीरान शाह आए। रास्ते में हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके, और उसकी वजह यह है कि कदम कदम पे आर्मी की या पुलिस की चेक पोस्ट्स हैं, और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि वो वीडियो बनाने को शायद माइंड कर जाएं। तो इसलिए रास्ते में हमने ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाई। अब बहरहाल मीरान शाह में हमारा जो काम था वो हो चुका है।
और वहाँ से अब हम रज़मक की तरफ रवाना हैं। इस वक्त 4:30 बज रहे हैं। रज़मक जो है वो यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर है, जो ईशा चेक पोस्ट है, जहाँ से अगर आप बन्नू की तरफ से आते हैं तो मिरान शाह जाने से पहले आप ईशा चेक पोस्ट पे लेफ़्ट साइड पे टर्न करते हैं, और अगर मिरान शाह से आ रहे हैं तो मिरान शाह से निकल के और आगे ईशा चेक पोस्ट से आप राइट की तरफ जाते हैं। सड़क के हवाले से जो हमें इत्तला मिली है वो ये है कि सड़क जो है वो अच्छी है, जैसा कि आप देख रहे हैं सड़क बहुत अच्छी है। वैसे एक बात है कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे था 2009-10 में, तो सड़कों की हालत ये नहीं थी। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, इम्प्रूव हो गई हैं। मिलिट्री ऑपरेशन में गो के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, घर बाज़ार, उनका नुकसान हुआ है। बिलखसूस बाज़ारों का, मतलब वो पुराना बाज़ार मिरान शाह का तो वहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। वो सारी जगह मिसमार करके और दोबारा जो है वहाँ पे मार्केट बनी है। सड़कें अलबत्ता जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा बाकी वीडियोस में भी और इसमें भी। तो थोड़ी देर के लिए आपको ये रास्ता दिखा देते हैं, और इसके बाद जो है वो रज़मक में आपसे मुलाकात होगी जब हम रज़मक पहुंच जाएंगे। रज़मक मैं ख़ुद पहली दफ़ा जा रहा हूँ, इससे पहले मैं रज़मक नहीं गया कभी, और ख्वाहिश मेरी बड़ी थी काफ़ी अरसे से। तो दोस्तों, वज़ीरिस्तान के पहाड़ों की अपनी एक बिल्कुल यूनिक ब्यूटी है, डिफरेंट है। इस पे जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये पश्तो में तो हम इसको गुरगुरे कहते हैं। छोटे से बेरीज़ होती हैं जो कि मीठी होती हैं, और उसमें एक गोल गुठली होती है तस्बीह के दाने की तरह। पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। उर्दू में इसका नाम मुझे नहीं मालूम। अच्छा, जूं हम रज़मक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ों पे ग्रीनरी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये पहाड़ अभी धूप सामने है, जिसकी वजह से थोड़े से अंधेरा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इधर से दिखा सकूं, देखें ग्रीनरी बढ़ रही है पहाड़ों पे। ज़फ़र, आपके ख़्याल में पहाड़ तो एक जैसे हैं, इतने ज़्यादा फासले पे भी नहीं है, कुछ पहाड़ बिल्कुल खाली हैं, ये अब सारे पहाड़ ग्रीन हैं, इसकी वजह क्या है? ये मुझे तो एक ही वजह लग रही है कि यहाँ शायद कटाई नहीं हुई, या ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनकी कटाई नहीं हुई। कुछ पहाड़ों पे वो बेदरेख कटाई, डिफॉरेस्टेशन जिसे आप कहते हैं, वो हो रही है। मेरे ख्याल में तो यही वजह हो सकती है, और तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आ रही। अक्सर ये भी होता है ना, कुछ पहाड़ मुतनाज़ होते हैं, एक कौम का पहाड़ है दूसरे कौम का, कौमों की लड़ाइयाँ भी इस बात पे होती है। तो जो मुतनाज़ जगह होती है, अक्सर वहाँ ना एक कबीले का बंदा जा सकता है ना दूसरे का आ सकता है, तो कंपेरेटिवली वो फिर थोड़े से बच जाते हैं। वहाँ फिर ना कटाई होती है, और ना कोई माल मवेशी वगैरह छोड़
अच्छा, ये नीचे आपको मकीन का व्यू नज़र आ रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर सकूं। और वीडियो उस तरह के मैं नहीं बना पाया जिस तरह के मैं बनाना चाहता था, और उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे हर 100-200 कदम पे कोई आर्मी की चेक पोस्ट आ जाती है, और दूसरी बात यह है कि आबादी में यहाँ के लोग अभी टूरिज़म के उस तरह आदी नहीं हैं, तो यहाँ के अपने कस्टम्स हैं और कल्चर है, तो इसलिए उसमें हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते कि वो लोग इसको किस तरह लेते हैं। बहरहाल ये रज़मक से मकीन और मकीन से वाना का जो रोड है, वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए ऊपर ठहर के और नीचे वैली का आपको एक व्यू दे रहे हैं। टूरिज़म के लिए वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में स्पेशली रज़मक, और फिर उससे जब आप साउथ की तरफ आते हैं तो उसमें मकीन, लद्दा और वाना तक ये सारे बेहतरीन टूरिज़म स्पॉट्स हैं, लेकिन अभी टूरिज़म के लिए उस तरह डेवलप नहीं हुए हैं। मतलब आपको रोड साइड पे रेस्टोरेंट्स या रिहायशी होटल जो है वो नहीं मिलते। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो या तो किसी दोस्त के हुजरे में आपको ठहरना पड़ेगा, या फिर अगर किसी सरकारी ऑफिस में, किसी मेस में, या जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उनके साथ अगर आपका ठहरने का कोई बंदोबस्त है तो आप रह सकते हैं। इसके अलावा जो है तो यहाँ पर ठहरना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पोटेंशली टूरिज़म के लिए एक बेहतरीन स्पॉट्स हैं। स्पेशली जो साउदर्न के पीके है आपका करक, लकी मरवा, टांक, डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, ये अज़ला जो हैं इनके लिए बिल्कुल एक्सेसिबल है, और उसके लिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इंतज़ामात होने चाहिए कि गवर्नमेंट के लेवल पे अगर इसको इनकरेज किया जाए, इसमें बहुत सारे रोज़गार के मौके जो है आ सकते हैं। अच्छा, तो टूरिज़म के लिए इस इलाके में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की सरपरस्ती की ज़रूरत है। पहले हवा इस वक्त बहुत तेज़ चल रही है, अगर हवा की आवाज़ आ रही है तो माज़रत। इसके अलावा ये इलाका एग्रीकल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे सेब, खुबानी, आलू बुखारा, बादाम, अखरोट, चलगोज़ा, और इसके अलावा फसलें यहाँ का जो पहाड़ी आलू है जिसको हम करारा आलू बोलते हैं, नीचे मैदानी इलाकों में जो सबसे महंगा मिलता है। टमाटर यहाँ का, जब हमारे वहाँ गर्मी में टमाटर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ का टमाटर शुरू हो जाता है ठंडे इलाके का। तो ये सारे बागात पाए जाते हैं, तो उस हवाले से भी ये इलाका बहुत अहम है। और ये इलाका, जैसे कि टूरिज़म की मैंने बात की, टूरिज़म यहाँ एक बहुत बड़ा रोज़गार का ज़रिया बन सकता है लोगों का, लेकिन अगर उसे डेवलप किया जाए। और लोग यहाँ पे अब भी आते हैं, जो हमारी लोकल से बात हुई है, ईद के मौके पे, छोटी ईद, बड़ी ईद पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो एक ही दिन में आ जाते हैं या दोस्तों के साथ टूर पे आते हैं। मौसम यहाँ का बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वो कहते हैं कि हफ़्ते में तकरीबन 3-4 दिन जो है वो बारिश होती है। अगर मौसम इस वक्त भी बारिश बनने लगी है दाएं बाएं, ऊपर से अभी धूप है, अगर हम दिखा सकें बादल आपको, काले काले बादल जो हैं वो हमारे चारों तरफ आ रहे हैं। तो इस इलाके में अगर आप टूरिज़म के लिए आते भी हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में या मरी की तरफ के कैमरा हम 24 घंटे ऑन रखते हैं, यहाँ के लोग, कुछ लोग या कैमरा शाई होते हैं या माइंड करते हैं, स्पेशली आबादी में जहाँ पे अगर ख़वातीन हो, बच्चे हों, तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह से, वीडियोग्राफ़ी से थोड़ा सा गुरेज करें। चेक पोस्ट हों जहाँ पे आर्मी के, पुलिस के, तो वहाँ पे वीडियोज़ और तस्वीरें बनाने से थोड़ा सा गुरेज करें। सरकारी दफातर हों जहाँ पे, तो वहाँ पे भी जब तक कि वो ख़ुद अलाउ नहीं करते उस वक्त इन चीज़ों से गुरेज करें ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यही वजह है कि हमारी अगर ज़्यादातर वीडियोज़ आप देखें तो वो रोड पे ही बनी हुई हैं। रोड पे भी हम बार बार वीडियो रोक के और पास करके और स्टॉप करके या एडिट करके कि उसमें कोई इस किस्म की इमारत वगैरह ना आए, क्योंकि अभी तक ये इलाका
कंपैरेटिवली सेंसिटिव है, मतलब कम्प्लीटली ये नॉर्मल यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन अल्लाह करे कि कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाए और चेक पोस्टों के बग़ैर भी यहाँ पे वो अमन आए जिसकी इन लोगों को या इस मुल्क को या नीचे हमें एक ख्वाहिश है कि ये लोग एक दफ़ा सुकून से फिर अपने इलाके में आबाद हो सकें और रह सकें। खल्को ته پته لګی ځای چشمه یو جوړه خدا خیر پته نه موږ ویډیو جوړول او نور وړیر دې سره ډېر تورې ورځې راغلي دي دا ویډیو به زه میر زمان ته خاص کر لګم چې لکه بچی استا کله دی دا د ساوث وزیرستان دی وګوره ډېر ښکلې علاقه ده هغه زوړ روډ دی چې کوم د وزیر لاره وه او دی به د مسجد نه سخت تنګ وي ایس آر مې نوې لاره به ته جوړه کړه په ګوملزام باندې دا یې جنډوله وله لار ده دا د مکین ته راغلی دو بیا دا یې داسې وهنه ته بیا دا روډ سیمه $37 किलोमीटर है, 37 किलोमीटर के फासले पे ये लद्दा ब्रिज का बोर्ड आप देख रहे हैं। लद्दा ब्रिज से अगर आप चलते हैं आगे तो शकई 37 किलोमीटर है, जो तकरीबन मेरा ख्याल है आधे घंटे से 40 मिनट का रास्ता है। उसके बाद वाना जो है वो 64 किलोमीटर है और वाना के बाद अंगूर अड्डा 121 किलोमीटर और ये पाकिस्तान की आखिरी बाउंड्री है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है और पेशावर यहाँ से 516 किलोमीटर है अगर आपने पेशावर जाना है। लेकिन अगर आप इस रास्ते से जाते हैं, मतलब आगे जाके वाना DI खान रोड, फिर वहाँ से टांक से फिर दरापेजू से होते हुए अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो 516 किलोमीटर है, जो कि मेरा ख्याल है कि वापसी पे शायद करीब होगा इसके मुकाबले में। अगर बोर्ड की दूसरी तरफ हम दिखा सकें तो मकीन से हम 14 किलोमीटर के फासले पे हैं। जंडोला मकीन में जहाँ सड़कें
तकसीम हो जाती हैं। राइट साइड पे जंडोला की तरफ जाता है, लेफ़्ट साइड पे हम वापस रज़मक की तरफ पहुंच जाते हैं। बन्नू जो है वो 147 किलोमीटर है, रज़मक यहाँ से 23 किलोमीटर है और इस्लामाबाद 538 किलोमीटर है यहाँ से। यानी यहाँ से इस्लामाबाद 538 किलोमीटर और पेशावर 516 किलोमीटर। तकरीबन ये मकाम जो है ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर और फेडरल कैपिटल से दोनों से बराबर फासले पे वाक़या है। लद्दा ब्रिज, इसको याद रखें कि लद्दा ब्रिज जो है वो इस्लामाबाद और पेशावर से तकरीबन एक जैसे फासले पर है। अच्छा, ये इस वक्त हम रवाना हैं लद्दा से कानीगुरम की तरफ और ये जंग के बाक़ियात खंडर हो चुका है। नीचे पानी और अभी ताज़ा बारिश गुज़री है जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा गदला है। वैसे नॉर्मली यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ आता है। ठीक है, कानीगुरम तक जाके और हमने फिर वापस पलटना है शायद। लेकिन देखते हैं कि ड्राइविंग सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है ये उस पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो रज़मक से निकलते वक्त कह रहा था कि हम मकीन तक जाते हैं। मकीन पहुँचे तो कहता है थोड़ा सा आगे जाते हैं, लद्दा तो देख आते हैं। लद्दा तक पहुँचे तो फिर ये कहता है थोड़ा सा आगे कानीगुरम। तो मुझे लगता है कि आगे ये हमें वाना तक ले के जाएगा, क्योंकि वाना भी वैसे एक प्लान में था कि शायद हम वाना भी हो आए, लेकिन ये चरागाह है मीडोज़। अच्छा ज़फ़र, ये बताएं कि आपने अभी चूँकि वज़ीरिस्तान का हुस्न भी देख लिया, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, मेडोज़ के बारे में, ग्रीनरी के बारे में? मैं तो यही कहता हूँ कि असल में सुना तो था इस इलाके में के बारे में, जो वक्तन फ़वक्तन हम वीडियो में बताते भी रहे हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन सीरियसली इस तरह की ब्यूटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब वही कहते हैं, जब आप जाते हैं ख़ुद अपनी आँखों से देखते हैं फिर आपको एक्चुअल ब्यूटी का पता चलता है कि इलाका कितना खूबसूरत है। ये मीडोज़ आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, बिल्कुल लश ग्रीन फील्ड्स हैं। दूसरी बात यह है कि सफाई इन द सेंस कि यहाँ पे पॉपुलेशन वो टूरिस्ट वगैरह इस तरह नहीं है, लोकली लोग हैं, छोटे छोटे गांव हैं आस पास, तो उस लिहाज से बिल्कुल एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो अभी तक प्रिजर्व है। और ये आप देख सकते हैं कि भेड़ बकरियां गाय वगैरह चल रहे हैं और बिल्कुल ये आज़ादाना और खूबसूरत माहौल। बिल्कुल। आपकी काली ऐनक में भी ये ग्रीन ही नज़र आते हैं? ये मेरी काली ऐनक में ये इसमें बड़ा कमाल है कि इसमें ग्रीन नज़र आता है और येलो नज़र आता है। और असल में सिर्फ धूप तेज़ है क्योंकि जगह थोड़ी हाइट से पे भी है, तो इस वजह से फिर वो आँखें सही नहीं खोल सकता। और इस तरफ अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, बहुत प्यारे जंगल भी होगा यहाँ पे और झीलें वगैरह। तो थोड़ा सी क्या कहते हैं या एक्सप्लोर हो जाए तो बहुत खूबसूरत जगह होंगी यहाँ पर।